जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का कोई अधिकार किसी को भी नहीं है और मुझे लगता है कि किसी को कोई छूट नहीं दी जा सकती, न कोई देता है। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंगराणा। खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चुनावी कैंपेन लगातार जारी है। अपने इस व्यस्ततम चुनावी अभियान के दौरान न्यूज 18 से उन्होंने खास बातचीत की। सीएम ने तमाम मुद्दों पर कांग्रेस पर तीखे प्रहार किए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं। देश की सियासत की बात होती है तो अयोध्या जरूर उसके केंद्र में होता और इस वक्त प्रियंका गांधी ने दौरा किया, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश में काफी सियासत हो गई। संतों ने इसको बाकायदा नाराजगी व्यक्त की, कहा ये सियासी यात्रा है। और उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक सभा में जबरदस्त हमला बोला और कहा दोनों बैल पर है। हमारे साथ बातचीत के लिए खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मौजूद है। महाराज जी, क्या पूरा ये वाकया है? देखिए, मंदिर कौन जाए कौन न जाए, उसकी अपनी आस्था है, लेकिन आपको अपने स्वयं की आस्था या अनास्था के कारण जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का कोई अधिकार किसी को भी नहीं है और मुझे लगता है कि किसी को कोई छूट नहीं दी जा सकती, न कोई देता है। मिसेज बाड्रा अयोध्या गई। अयोध्या में उन्होंने रामलला का दर्शन करना था नहीं करना था, ये उनका विषय है, लेकिन उनका ये कहना कि अयोध्या में मैं रामलला का दर्शन इसलिए नहीं कर रही हूं क्योंकि वो विवादित जगह है, यह हिंदू समाज का अपमान है। रामलला परब्रह्म परमात्मा है, वे विवादित नहीं है। हमारे रोम रोम में राम बसते हैं, कैसे आप विवादित कह सकते हैं? और फिर 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की विशेष जो खंडपीठ बनी थी, तीनों सम्मानित जजेस ने एक स्वर से तथ्य और प्रमाणों के आधार पर इस बात को कहा है कि जहां रामलला विराजमान है वही राम जन्मभूमि है। जब वही राम जन्मभूमि है तो फिर रामलला कहां से विवादित हो गए? एक। दूसरा, मैं पूछना चाहता हूं कि रामलला से जुड़ा हुआ मामला, उस जमीन से बंटवारे से संबंधित जो मामला खंडपीठ ने दिया है, 3 भागों में बांटने की जो बात की है, उसको लेकर के लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। यह तो तय हो चुका है कि जहां रामलला विराजमान है वो राम जन्मभूमि है। प्रश्न भी उठता है कि अगर वो विवादित भूमि है इसलिए या विवादित जगह है इसलिए कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला है, मैं पूछना चाहता हूं, न्यायालय की जमानत पर कांग्रेस के अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी, पूर्व अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं और मिसेज बाड्रा के पति श्री रॉबर्ट वाड्रा भी स्वयं न्यायालय की जमानत पर हैं। क्या इसके बारे में श्रीमती प्रियंका वाड्रा अपनी स्थिति को स्पष्ट करेगी? तीसरी बात, रामलला के पावन स्थल को विवादित बता करके देश और दुनिया में रहने वाले सनातन हिंदू धर्मावलंबियों का अपमान करने का कोई अधिकार किसी व्यक्ति या किसी भी दल को नहीं है। आप माने न माने, आपका विषय है। कांग्रेस वैसे भी नहीं मानती है। कांग्रेस ने 2005 में सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट दिया था उसमें उसने स्पष्ट कहा था कि राम और कृष्ण का अस्तित्व नहीं है, उन्हें मिथक माना था। स्वाभाविक रूप से ये लोग किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं किसी से नहीं छुपा हुआ है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये सच नहीं कि राम जन्मभूमि से जुड़े हुए मामले में सबसे बड़ी बाधा कोई है तो वह कांग्रेस है? जब भी सुप्रीम कोर्ट में मामला आया तो कांग्रेस वकीलों की एक फौज वहां खड़ी करके इस मामले में अनावश्यक व्यवधान पैदा की है। समय पे सुनवाई न हो, समय पे मामले का निस्तारण न हो, एक कड़वा कड़वा थू या मीठा मीठा गप और थोड़ा कड़वा कड़वा थू नहीं चल सकता है। देश की जनता के सामने स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। कांग्रेस को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अपमान के लिए, भगवान राम को विवादित बताने के लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए।
प्रियंका गांधी के पहले राहुल गांधी भी कई मंदिरों पर गए, जनेऊ भी पहने, इसके पहले चुनाव में पूजा भी की और अब प्रियंका गांधी भी वही कर रहे हैं। क्या इससे उत्तर प्रदेश में वो अपनी जनाधार को वापस लेना चाहती हैं, क्या जताना चाहती हैं? देखिए, मंदिर में कोई भी जा सकता है, लेकिन इन दोहरा चरित्र नहीं चल सकता भाई। आप इटली जाए तो वहां पे अपने को कैथोलिक चर्च कहें, जो कैथोलिक क्रिश्चियन कहें, और सोमनाथ मंदिर में जाते हैं तो नॉन हिंदू विजिटर का जो रजिस्टर है उसमें आप अपना नाम दर्ज करवाते हैं, और जब आपको हिंदू वोट लेने होते हैं तो अपने को आप अपना गोत्र बता करके और जनेऊ दिखा करके आप लोगों में भ्रम पैदा भी करना चाहते हैं। यह आपका विषय है। कभी नहीं कहा गया किसी को कौन मंदिर जाए कौन न जाए। सबकी आस्था है, अपनी अपनी आस्था के अनुसार व्यक्ति जा सकता है, कहीं भी कोई निर्णय ले सकता है, लेकिन आपको आस्था के साथ खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रियंका गांधी शायद इसीलिए काशी गई, क्योंकि वहां आपने कुंभ किया, गंगा साफ आपने किया, यात्रा वो कर रही हैं, प्रयागराज गई और फिर अयोध्या आई। इसके पीछे उनको लगता है क्या बीजेपी ऐसा ही करके सफल हो रही है? शायद उनको लगता है कि यही रास्ता हमको भी चुनना चाहिए। देखिए, कांग्रेस का झूठ देश के सामने आ चुका है, बार बार आ चुका है। कितना झूठ और कब तक झूठ बोलेंगे लोग, एक्सपोज हो चुके हैं। ये बहुत दिनों तक नहीं चलेगा और मुझे लगता है कि अब कांग्रेस के इस झूठ का जवाब जनता इस चुनाव में जोरदार तरीके से देने जा रही है। पूरा देश मोदी मोदी चिल्ला रहा है। मोदी जी के विकास, सुशासन और प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा देने, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को सुदृढ़ता प्रदान की उसके साथ में है। कांग्रेस एक्सपोज हो चुकी है। कांग्रेस को अपने कृत्यों के लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। जिस चौकीदार को लेकर वो लगातार राहुल गांधी हमला बोल रहे थे, राफेल की बात की जा रही थी, वही चौकीदार कैंपेन आज आप लोगों ने शुरू किया और वही उनके लिए भारी पड़ रहा है। देखिए, नकारात्मकता व्यक्ति को कभी भी बड़ा नहीं बना सकती। कांग्रेस की ये नकारात्मकता ही उसे आज न्यूनतम स्तर पर लेके आई है। और 2019 का लोकसभा का चुनाव होने दीजिए, पूरे देश से कांग्रेस का सफाया होना तय है। एक परिवार के एकाधिकार से देश की सामान्य जनता, कॉमन पब्लिक के लिए जो हे जिससे कॉमन पब्लिक को ये देखती थे, कांग्रेस के लोग देखते थे, मुझे लगता है कि ये वही चिढ़ थी कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है। प्रधानमंत्री जी ने आप उससे भी आगे जाकर के समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को प्रयागराज कुंभ में स्वच्छता कार्यक्रम के माध्यम से सफाई कर्मियों को जो सम्मान दिया, उनके पाद प्रक्षालन के माध्यम से एक नई कार्य संस्कृति को जन्म दिया है और यह साबित किया है कि इस देश के संसाधनों की रक्षा करने वाला, देश के सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय कार्यक्रम के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने वाला हर व्यक्ति अपने आप में चौकीदार है। और मुझे लगता है चौकीदार कैंपेन हमारा इस चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण कैंपेन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ, जिनको सुनने के लिए क्या सड़क, क्या शहर, क्या गांव, हर जगह भीड़ आती है। और अब उन्होंने सीधे प्रियंका गांधी पर हमला बोल दिया। कहा अगर राम जन्मभूमि विवादित है तो उनके पति रॉबर्ट वाड्रा भी विवादित हैं, उनके भाई राहुल गांधी भी विवादित हैं और उनकी मां सोनिया गांधी जो सभी बेल पे हैं, उन्हें उनके से भी संबंधों को स्पष्ट करना चाहिए। और साथ ही कहा कि सभी चौकीदार हैं और लोकसभा चुनाव में 2019 में इसका जवाब कांग्रेस को मिल जाएगा। और अयोध्या के साथ, आस्था के साथ उन्होंने खिलवाड़ की है। कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट गुलजार अहमद खान के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का कोई अधिकार किसी को भी नहीं है और मुझे लगता है कि किसी को कोई छूट नहीं दी जा सकती, न कोई देता है। न्यूज 18 के खास कार्यक्रम एजेंडा इंडिया में पहुंची रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। सीतारमण ने शहीदों के परिवारों के प्रति सहानुभूति जताते हुए कहा, रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय उन परिवारों का आभारी है। एजेंडा इंडिया के खास कार्यक्रम में न्यूज 18 के सवालों पर बेबाकी से उन्होंने जवाब दिया और पीएम पर लगाए गए कांग्रेस के आरोपों पर राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा किया।
But Rahul Gandhi says that Prime Minister is chowkidar of rich Indians who fled the country. Each time he calls the Prime Minister a chore, chowkidar chor hai, when he says that, I want each one of us to remember two things. One, he has till today not shown any worthy proof to say what wrongdoing the Prime Minister has done, but goes on calling him chowkidar chor hai. And who is this? Who himself is out on bail. Out on bail, not on a political matter. You know, sometimes when you protest, political disturbance happens, and therefore the government in power, which is, let us say, assume on a different political platform, arrests you, puts inside for a protest. 144 section is in place. You're not supposed to go and do protest, but you protested. Therefore, you were arrested. That's a different thing. Arrested and given out on bail, that's a totally different thing. Here, and I wish Maria, and I wish many senior colleagues of yours from this very eminent channel, if ever, like the way you have now with me, have a conversation with the Congress President. Please ask him, Yes. what is it that you're out on bail on? What's the offense? Then you'll know the offense is exploiting and misusing public money to move to whatever the allegation says, into his own trust or whatever. In other words, financial misconduct. And he is calling somebody a chore on whom there's not even an FIR. Not today, since the time he's been in public life. वहीं न्यूज 18 एजेंडा इंडिया कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने नेटवर्क 18 ग्रुप के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से खास बातचीत की। खास शो में अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के नजरिए में बदलाव किया और अब आतंकियों के घर में घुसकर जवाब दिया जाता है। कर देते हैं। आपकी सरकार ने पहले सर्जिकल स्ट्राइक्स भी की, अभी बालाकोट पे एयर स्ट्राइक भी की। इसके बावजूद जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा पाकिस्तान में फ्रीली काम कर रहे हैं, घूम रहे हैं और आए दिन कश्मीर पे हमला कर देते हैं। तो इस पर सरकार का क्या कदम रहेगा? क्या इसका जवाब है इससे कुछ बड़ी स्ट्राइक या कोई और कठोर कदम? देखिए, मैं मानता हूं कि 10 साल पहले अगर इस प्रकार के कठोर कदम उठाने की शुरुआत हुई होती तो आज दोनों हादसे होते ही नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक और उससे बड़ी स्ट्राइक, एक भी निर्णय, एक भी कदम हमारी ओर से शुरुआत नहीं है। मगर भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का नजरिए में बदलाव किया है। पहले लड़ाई भारत की भूमि पर होती थी, जब वो घुसते थे तब हम रोकने का प्रयास करते थे, कुछ वो मरते थे, कुछ हमारे जवान शहीद होते थे। अब हर एक घटना के बाद उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है और जहां से आतंकवाद शुरू होता है वहीं मर्म स्थान पर चोट करने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। ये अप्रोच का जो अंतर है, मैं मानता हूं यही इसका समाधान है। हम किसी की सोच नहीं बदल सकते, क्योंकि ये सोच जहां पनपती है वहां हिंदुस्तान का संविधान के दायरे में नहीं है, मगर जहां पर पनपती है वहां अपने आत्मरक्षा की अधिकार का उपयोग करते हुए हम उस पर चोट जरूर कर सकते हैं। और ये करने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने की है। चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, इसी का द्योतक है कि अब किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अगर भारत की सीमाओं की आपने सम्मान नहीं किया, भारत के जवानों की सुरक्षा के साथ छेड़खानी करने का प्रयास किया, तो आपको उसका जवाब मिलेगा। अगली खबर की बात करेंगे। रामपुर लोकसभा की भाजपा प्रत्याशी जयप्रदा ने उत्सव पैलेस में आयोजित बीजेपी के मैं हूं चौकीदार कार्यक्रम में शिरकत की। जयप्रदा ने सपा नेता आजम खां का नाम लिए बिन उन पर इशारों में जमकर निशाना साधा। जयप्रदा ने कहा कि अब वो पहले वाली जयप्रदा नहीं है। मेरे ऊपर क्या क्या बोल रहे हैं, मैं दुर्गा बन गई हूँ, किसी को मैं नरसंहार कर लेती हूँ, ये भी एक चाल है। आप लोग सुनिए,
पहले खुद बोलते थे, आप बुलवाते थे, आप बुलवा रहे हैं। एक एक मत करके मेरे संस्कार ये नहीं है। कितना भी मुझे गंदी बातें बोला, मुझे नाचने वाले बोला, मुझे पाठे बोला, फिर भी मैंने उनको भाई भाई बोला, भाई के लिए कभी नहीं कहा। लेकिन आज मैं ये बोल रही हूँ, अब कोई भी इस तरह के अगर बदसुनी करे, मैं वो जयप्रदा नहीं उनको बर्दाश्त करने वाली है। 21 विपक्षी पार्टियों की ईवीएम वीवीपैट से जुड़ी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ मामले की सुनवाई करेगी। याचिका में ईवीएम के जरिए चुनाव में गड़बड़ी की आशंका जताई गई है। उधर विपक्षी पार्टियों की याचिका पर चुनाव आयोग ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है, जिसमें 50% वीवीपैट पर्चियों के ईवीएम से मिलान की मांग को अव्यावहारिक बताया गया है। चुनाव आयोग ने कहा कि वीवीपैट ईवीएम के मिलान की व्यवस्था सही है और इसमें कोई कमी नहीं पाई गई है। आयोग ने कहा कि 50% मिलान से नतीजे घोषित करने में 6 से 9 दिन का समय लगेगा। आगे बढ़ेंगे। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव आज मैनपुरी पहुंचकर नामांकन करने वाले हैं। इसके लिए रविवार को दिन भर तैयारियां चलती रहीं। मुलायम के साथ सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद रहेंगे। सपा बसपा गठबंधन से सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव को मैनपुरी लोकसभा सीट से मैदान में उतारा गया है। मुलायम सिंह यादव आज नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। वे 9 बजे सफाई से चलकर 10 बजे सपा कार्यालय पहुंचेंगे। यहां नामांकन की औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद वे 11 बजे कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे। पार्टी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार मुलायम सिंह के साथ पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, सांसद धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव और राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव के अलावा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम मौजूद रहेंगे। वहीं उनके भाई शिवपाल यादव मौजूद नहीं रहेंगे। चंदौली से जहां रविवार को श्रद्धालुओं से भरी बस पलट गई। हादसे में करीब 35 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिनमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चंदौली के अलीनगर इलाके में यह हादसा हुआ। हादसे के बाद ड्राइवर और कंडक्टर फरार हैं। दरअसल जिले के एक गांव से 45 लोगों का एक जत्था गाजीपुर जिले में स्थित एक मंदिर में दर्शन करने के लिए गया था। सभी श्रद्धालु गाजीपुर से दर्शन करके लौट रहे थे, तभी चंदौली के अलीनगर थाना क्षेत्र के कैली गांव के पास बस अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गई। स्कूल की बस जा रही थी जिसमें कुछ लोग भरे हुए थे, उसमें से करीब बस पलट गई। उसमें से करीब 35 और 30 की संख्या में लोग घायल हो गए हैं, जिसमें से कोई। नोएडा में देर रात एक मकान में अचानक आग लग गई। आग लगने से घर में मौजूद लोगों की जान पर बनाई। आनन फानन में दमकल विभाग को सूचना दी गई, जिसके बाद दमकल विभाग की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन जब तक दमकल विभाग आग पर काबू पाता तब तक आग ने घर में रखा काफी सारा सामान जलकर इसमें राख हो चुका था। मामला नोएडा सेक्टर 47 के D142 का है, जहां देर रात अचानक ही शॉर्ट कट के जरिए आग लग गई। फिलहाल इस घटना में किसी की तरह की जनहानि नहीं हुई है। प्रयागराज में एक दबंग प्रधान ने अपने लाइसेंसी असलहे से गोली मारकर एक बच्चे की जान ले ली। घटना नाली बनने के दौरान मामूली विवाद से शुरू हुई। बताया जा रहा है कि नाली बनने के दौरान कुछ ईंट गायब होने का आरोप लगाते हुए दबंग प्रधान ने बच्चे से मारपीट शुरू कर दी। बीच बचाव के लिए पहुंचे घर के अन्य सदस्यों से भी मारपीट हुई। इसी बीच दबंग प्रधान ने तैश में आकर अपने लाइसेंसी असलहे को निकालकर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 4 लोगों को गोली लगी, जिसमें एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां पर उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही।